नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। एंड एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट 3। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। और शुरू करते हैं दोस्तों 19वीं सदी के यूरोप से। 19वीं सदी में यूरोप को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी है बच्चों की, दूसरी कैटेगरी है महिलाओं की और तीसरी कैटेगरी है वर्कर्स की। अब हम ये बात करेंगे कि प्रिंट कल्चर ने किस तरीके से इन तीनों ही कैटेगरीज पे अलग तरीके से प्रभाव डाला। सबसे पहले अगर हम बात करें अपनी पहली कैटेगरी की यानी बच्चों की, तो बच्चों ने बुक्स को पढ़ना शुरू कर दिया, जिस वजह से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल्स की स्थापना की गई और पूरे यूरोप पे प्राइमरी स्कूल्स का निर्माण कर दिया गया। दूसरा जो चेंज आया वो ये था कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए ही चाइल्ड स्पेसिफिक बुक्स छपने लग गई और इन बुक्स को छापने के लिए चिल्ड्रन स्पेसिफिक प्रेस का निर्माण कर दिया गया, यानी कि ऐसी प्रिंटिंग प्रेस जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए बुक्स छपती थी, बड़ों के लिए बुक्स नहीं छपती थी। और ऐसी पहली प्रेस जो थी हम देखते हैं कि फ्रांस में 1857 में इसका निर्माण किया जाता है। अब क्योंकि आप सभी लोग क्लास 10th में हैं तो मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि आप सभी को पता होगा कि 1857 की इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, और यदि आपको पता है तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं कि महिलाओं पे प्रिंटिंग प्रेस का किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। तो महिलाएं, हमने ये देखा था कि जब भी इनको खाली टाइम मिलता था तो ये बुक्स पढ़ना शुरू कर देती थी और इस तरीके से रीडिंग जो होता है एक लीजर एक्टिविटी बन के सामने आता है। तो अब महिलाएं जो है पूरी दुनिया में रीडर और राइटर के रूप में सामने आती है। महिलाओं की बुक्स के प्रति रुचि को देखते हुए पेनी मैगजीन का निर्माण किया जाता है। ये ऐसी मैगजीन होती है जो चीप होती है यानी सस्ती होती है, पुअर क्वालिटी के पेपर पे इनको छापा जाता है और इन मैगजीन में 10 से 12 पेजेस होते हैं। ये बहुत ज़्यादा सस्ती मैगजीन्स होती हैं और ये मैगजीन महिलाओं के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती हैं, पॉपुलर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये मैगजीन महिलाओं को ये बताती है कि इनको अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है और ये अपना काम और बेहतर तरीके से कैसे कर सकती हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि महिलाओं ने बुक्स लिखना शुरू कर दिया था, तो नॉवेल्स जो थे सिर्फ और सिर्फ वुमेन सेंट्रिक आने लग गए। जैसे 3 मेजर नॉवेलिस्ट निकल के सामने आते हैं, जेन ऑस्टन, द ब्रॉन्ट सिस्टर्स एंड जॉर्ज इलियट। इन तीनों ने ही जब नॉवेल्स लिखना शुरू किए तो इनके नॉवेल्स जो थे पूरी दुनिया में हाथों हाथ बिकने लग गए, यानी कि ये नॉवेल्स जो थे बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। इन्होंने अपने नॉवेल्स में एक नई तरीके की महिला की डेफिनेशन पेश की, एक ऐसी महिला जो पुरानी महिला से बिल्कुल अलग है, यदि उसको मौका मिले तो वो अपनी इच्छाएं, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करना भी चाहेगी। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जेन ऑस्टन, द ब्राउन सिस्टर्स और जॉर्ज इलियट ने महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया था। अब अगर हम बात करें वर्कर्स की, तो वर्कर्स पे जो प्रिंट कल्चर है उसका किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, तो हम ये देखते हैं कि पूरी यूरोप में लैंडिंग लाइब्रेरीज़ का निर्माण कर दिया जाता है और ये लैंडिंग लाइब्रेरीज़ एक तरीके से की रोल प्ले करती है वर्कर्स को एजुकेट करने में। तो जितने भी वर्कर्स होते हैं, आर्टिसंस होते हैं, मिडिल क्लास पीपल होते हैं, सबसे पहला चेंज ये आता है, एक तो इनके काम करने के समय में कमी कर दी जाती है, कटौती कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि ये पहले 12 घंटे काम करते थे तो अब इनको सिर्फ 8 ही घंटे काम करना होता था। तो इस वजह से इनके पास 4 घंटे फ्री होते थे और उन 4 घंटों में ये सभी वर्कर्स जो थे लैंडिंग लाइब्रेरी में जाके अपने लिए बुक्स लेके आते थे और अपने आप को एजुकेट करते थे। इस तरीके से हम ये देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके से जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसने बच्चों की ज़िंदगी को और महिलाओं की ज़िंदगी को और इसी तरीके से वर्कर्स की ज़िंदगी को और आसान और एजुकेटेड बनाया। अब हम बात करते हैं कि प्रेस में किस तरीके से फर्दर इनोवेशंस होती है। 19वीं सदी में ये इनोवेशन होनी शुरू होती है और 20वीं सदी तक लगातार चलती रहती है। पहली जो इनोवेशन हम ये देखते हैं कि मिड 19th सेंचुरी में पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस का निर्माण किया जाता है। ये प्रेस इतनी पावरफुल होती है कि अब हर 1 घंटे में 8000 शीट्स को छापना शुरू कर दिया जाता है। ये प्रेस सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर के लिए ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसको रिचर्ड एम हो के द्वारा निर्मित किया जाता है। दूसरा जो फर्दर इनोवेशन होता है वो ये होता है कि अब जो 19th सेंचुरी आती है, 19th सेंचुरी के अंत होते होते द ऑफसेट प्रेस वॉज डेवलप्ड, यानी कि ऐसी प्रेस का निर्माण हो जाता है जो एक ही समय में 6 अलग अलग रंगों का इस्तेमाल कर सकती थी। तो यानी कि अब पेपर्स जो थे कलरफुल बन के दुनिया के सामने आने लगे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव अब बुक्स लगने लगी। और जैसे ही 20वीं सदी शुरू होती है
तो मैकेनिकल इम्प्रूवमेंट भी 20वीं सदी में हम प्रेस में देखते हैं, यानी कि अब विद्युत से चलने वाली, बिजली से चलने वाली प्रेस भी दुनिया के सामने आती है। और इस वजह से अब हम ये देखते हैं कि और भी ज़्यादा स्पीड से बुक्स का छपाई शुरू हो जाती है। अब शुरू होता है दोस्तों 20वीं सदी में द ग्रेट डिप्रेशन का दौर। हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया पे ही ग्रेट डिप्रेशन का असर पड़ता है, महंगाई बढ़ जाती है, लोगों की इनकम नहीं रहती है और लोग पुअर हो जाते हैं, यानी गरीब हो जाते हैं। ऐसा दौर जब लोगों के पास खाने को कुछ नहीं रहता था। और ये जो फोटो है आप देख सकते हैं, अमेरिका की एक महिला है जो इंतज़ार कर रही है कि उसका बच्चा कब आएगा, और ये महिला कब शिकार किए गए जानवर का, यानी कि ये महिला इंतजार कर रही है कि कब इसका बेटा आएगा शिकार करके, और उस शिकार को ये महिला अपने बच्चों के लिए पकाएगी। तो इस तरीके की ग्रेट डिप्रेशन के दौरान फोटोज दिखने में आती है और बिल्कुल यकीन नहीं होता कि ये सभी अमेरिका की फ़ोटोज़ थी। तो हम ये देखते हैं दोस्तों कि जब अमेरिका के लोगों के पास खाने के लाले पड़ जाते हैं तो पूरे यूरोप का क्या हाल होता है। यूरोप भी गरीबी की कगार पे आ जाता है और जितने भी पब्लिशर्स होते हैं अब वो इस डर में आ जाते हैं कि अब बुक कौन परचेज करेगा। लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं तो बुक खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे। तो सस्टेन करने के लिए ये जो पब्लिशर्स हैं ये आइडिया निकालते हैं कि अब ये चीप पेपर बैक वाले एडिशंस को लॉन्च करेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि जैसे रफ बुक आप इस्तेमाल करते हैं, रफ नोटबुक ब्लैक पेजेस वाली, कुछ उसी तरीके के पेजेस वाली बुक अब इन्होंने छापनी शुरू कर दी और इस तरीके से इन्होंने सस्टेन किया ग्रेट डिप्रेशन के दौरान। और हम ये देखते हैं कि बुक्स की जो पब्लिशिंग है वो अब ग्रेट डिप्रेशन के दौरान भी लगातार जारी रहती है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में प्रिंट कैसे आता है। जब प्रिंट इंडिया में आता है तो उससे पहले इंडिया में लेखन कार्य लगातार चल रहा था और वो लेखन कार्य हाथों से लिखी गई मैन्युस्क्रिप्ट के द्वारा किया जाता था। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थी ये संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन और लोकल लैंग्वेज में लिखी जाती थी। लोकल लैंग्वेज को आप वर्नैक्युलर लैंग्वेज से मैंने बदल दिया है। यह जो मैन्युस्क्रिप्ट थी इनको पाम लीव पे कॉपी किया जाता था या फिर हैंडमेड पेपर पे कॉपी किया जाता था। मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत ज़्यादा महंगी होती थी, क्योंकि इनको लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। एग्जाम्पल के लिए आप ये देखिए कि यदि आप किसी पेपर को मिरर के सामने लेकर खड़े हो जाएं तो उस पेपर पे जो कुछ भी लिखा हुआ है आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मिरर में वो सभी कुछ आपको अपोजिट यानी उल्टा पुल्टा दिखाई देगा। तो यही कुछ इसी तरीके की लिखाई मैन्युस्क्रिप्ट पे की जाती थी, इसीलिए इसको इजीली पढ़ा नहीं जा सकता था। अब जब क्योंकि इनको इजीली पढ़ा नहीं जा सकता था तो ये जो थी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। तो इस वजह से हम ये देखते हैं कि एक तो मैन्युस्क्रिप्ट पॉपुलर इसलिए भी नहीं थी क्योंकि इनको पढ़ा नहीं अच्छे से जा सकता था, दूसरा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी और इनको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। इनका जो ट्रांसपोर्ट है एक जगह से दूसरी जगह नहीं इजीली किया जा सकता था। तो इसलिए मैन्युस्क्रिप्ट जो थी इंडिया में ऑल्दो काम कर रही थी लेकिन उतनी फेमस नहीं थी। अब जैसे ही प्रिंट जो है इंडिया में आता है तो सबसे पहले गोवा में आता है प्रिंट। कहाँ पे आता है? गोवा में। 16वीं सदी में गोवा में पुर्तगीज मिशनरीज प्रिंट लेके आते हैं और वो 1674 में कोंकण और कन्नड़ लैंग्वेज में बुक्स का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या देखना है कि प्रिंट सबसे पहले गोवा में आता है, पुर्तगीज मिशनरीज लेके आते हैं और वो कोंकण और कन्नड़ लैंग्वेज में बुक्स का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। पहले तो ये कि कोंकण और कन्नड़ लैंग्वेज में इन्होंने निर्माण करना शुरू किया। अब बात करते हैं तमिल और मलयालम बुक्स की। तो कैथोलिक प्रीस्ट आते हैं और वो तमिल और मलयालम बुक का निर्माण करना शुरू कर देते हैं और फिर डच जो है तमिल बुक को आगे फर्दर बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से आता है इंडिया में प्रिंट। तो शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया कि मैन्युस्क्रिप्ट का निर्माण किया जाता है, तो वही मैंने यहाँ पे बताया है कि हाथों से लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट होती थी जो संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन और वेरियस वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी। तो बाकी वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और अब हम बात करते हैं कि बीच में क्या होता है। प्री कॉलोनियल बंगाल में एक ऑलरेडी विलेज के लिए प्राइमरी स्कूल्स का नेटवर्क स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, तो कॉलोनी यानी कि अंग्रेजों के आने से पहले भी बंगाल में विलेज में प्राइमरी स्कूल्स चलते थे। पेड़ों के नीचे प्राइमरी स्कूल्स चलते थे जहाँ पे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ लिखना सिखाया जाता था, पढ़ना
पढ़ना नहीं सिखाया जाता था। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि कई सारे बच्चे ऐसे भी पढ़े लिखे सामने आते हैं जिन्होंने कभी पढ़ना सीखा ही नहीं, बस उनको लिखना आता था। तो एक ही स्कोप था उनके पास पढ़ाई का और दूसरा स्कोप उनको आता ही नहीं था। फिर आता है इंडिया में प्रिंट, और इस वजह से हम ये देखते हैं कि कोंकण और कन्नड़ लैंग्वेज में बुक्स छपनी शुरू हो जाती है, तमिल और मलयालम लैंग्वेज में बुक छपनी शुरू हो जाती है। लेकिन अभी भी हम क्या देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में बुक जो है अभी भी 20वीं सदी के भी अंत तक छपनी शुरू नहीं होती है। तो इंग्लिश की बुक्स को छापने का काम कौन करता है, तो ये काम करते हैं जेम्स ऑगस्टस हिक्की। हिक्की जो है दोस्तों सबसे पहले बंगाल गजट को एडिट करना शुरू कर देते हैं। 1780 में ये एडिटर बन जाते हैं बंगाल गजट के। जब ये अब एडिटर बन जाते हैं तो उसके बाद हमें देखते हैं कि प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइजेस होती है जो कि इंग्लिश में प्रिंट करना शुरू कर देती है। अब ये जो प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइजेस होती हैं इनको कंट्रोल करते हैं जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ये जो हिक्की है ये क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो बहुत सारी ऐड ये छापनी शुरू कर देते हैं। ऐड के साथ साथ ये अब क्या करते हैं कि कंपनी के बारे में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बारे में बहुत सारी गॉसिप करना शुरू कर देते हैं। लोगों को इनका लेखन बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन अंग्रेज सरकार को इनका लेखन पसंद नहीं आता है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो उस समय पे वाइसराय थे इंडिया के, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैंने यहाँ पे वाइसराय बोला, ये वाइसराय नहीं थे, ये गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल जेम्स ऑगस्टस हिक्की के काम से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फाइनली इनको सज़ा दी जाती है। इनको सज़ा मिलने के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पे सैंक्शन लगाना शुरू कर देते हैं, यानी कि सेंसर करना शुरू कर देते हैं न्यूज़पेपर्स को। अब न्यूज़पेपर में जो कुछ भी छपता था वो अंग्रेज सरकार के देखरेख में ही छपता था। यहाँ तक तो हमने बात कर ली दोस्तों कि इंग्लिश में प्रिंटिंग जो है एक प्राइवेट एंटिटी यानी प्राइवेट फर्म शुरू करती है, और हिक्की जो है अंग्रेज सरकार की चुगलियाँ करना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं कि इंडियन न्यूज़पेपर कब आता है। इंडियन न्यूज़पेपर सबसे पहले गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा लिखा जाता है और वो है द बंगाल गजट। तो हमने ये देखा कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की बंगाल गजट को इंग्लिश में एडिट करते हैं और इंडियन भी इसी को ही लिखना शुरू करते हैं, और बंगाल गजट के नाम से नया न्यूज़पेपर आता है जो कि बंगाल गजट ही होता है। अब हम इसी के बारे में यहाँ पे वही डिटेल में लिखा हुआ है कि 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो है बंगाल गजट को एडिट करना शुरू कर देते हैं। बंगाल गजट एक वीकली मैगजीन होती है जो कि सभी के लिए बनाई जाती है। प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइज इंग्लिश प्रिंटिंग को इंडिया में शुरू करते हैं, और हिक्की जो है अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ बहुत सारी गॉसिप लिखना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, गवर्नर जनरल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हिक्की को परसिक्यूट कर देते हैं, यानी उसको बहुत ज़्यादा सज़ा दे देते हैं। इससे क्या होता है कि फाइनली अब गवर्नर जनरल जो है न्यूज़पेपर को सैंक्शन करना शुरू कर देते हैं, यानी कि अब जो कोई भी न्यूज़पेपर आगे लोगों में जाएगा वो न्यूज़पेपर में वही न्यूज़ होंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज सरकार की भलाई के लिए होंगी। इंडियंस ने भी अपने न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू कर दिया था, और जो पहला न्यूज़पेपर था वो हफ्ते में एक बार आता था जिसका नाम था बंगाल गजट, और इसको राम मोहन राय के क्लोज फ्रेंड आप बोल सकते हैं गंगाधर भट्टाचार्य ने लिखना शुरू कर दिया था। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसको हम कंटिन्यू करेंगे कल। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। इफ यस तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।